मिस्टी, कितना नाटक करती हो बेटा। अरे खाने पीने में ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। देखो दिन ब दिन तुम कितनी कमजोर होते जा रही हो। दादी मुझे कितना चिल्ला रही थी कि मैं मिस्टी के ऊपर ध्यान नहीं देती। दीदी दीदी, क्या हुआ मनोरमा? दीदी, मम्मी जी बता रही थी कि निशा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या दीदी की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ दीदी, तभी तो मैं सोचूं कि पूरे 2 दिन हो गए दीदी का फोन क्यों नहीं आया है। अरे कम से कम दीदी एक बार फोन करके तो बताती। रुको, मैं अभी तुम्हारे जेठ जी को फोन करके बताती हूँ, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मेरी बहन की तबीयत खराब है 2 दिनों से और मैंने उन्हें बताया नहीं। असल में मैं भी घर के काम काजों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि 2 दिनों से मैंने दीदी को फोन भी नहीं लगाया। मनोरमा, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जल्दी से देवर जी को फोन करके बता दो, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। हाँ दीदी, मैंने इन्हें फोन करके बता दिया है। अरे अभी 3 दिन पहले ही तो दीदी से बात हुई थी, तब तो दीदी अच्छी थी। अरे देवर जी, आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? भाभी, निशा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मनोरमा ने फोन करके बताया और मैंने निशा दीदी को 3-4 बार फोन भी लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गया। मैं जा रहा हूँ दीदी को लेने। अरे लेकिन एक बार कम से कम जिया जी से बात तो कर लेते आप। हाँ मनोरमा, जिया जी से मेरी बात हो गई है। मैंने जिया जी से परमिशन ले ली है कि मैं कुछ दिनों के लिए दीदी को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। ठीक है देवर जी, जाकर ले आइए आप दीदी को। चलिए मैं आपकी तैयारी करवा देती हूँ। चलो मनोरमा। मम्मी, सब लोग बुआ से कितना प्यार करते हैं। हाँ बेटा, सब तुम्हारी बुआ से बहुत प्यार करते हैं और तुमसे भी तो करते हैं ना। हाँ मम्मा, बुआ भी अच्छी है और मैं भी अच्छी हूँ। हाँ बेटा, ये है निर्मला देवी का घर। निर्मला देवी के 2 बेटे और एक बेटी है निशा। निशा अपने दोनों भाइयों से बड़ी है। निशा के दोनों भाई निशा से बहुत प्यार करते हैं और निशा को कभी भी कोई तकलीफ में नहीं देख सकते। और अब भाइयों के साथ साथ भाभियां भी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। निशा की बहुत चिंता करती, उसकी पसंद नापसंद का सब बहुत अच्छे से ख्याल रखती और जब भी निशा मायके आती तो दोनों भाभियों के साथ खूब हंसी ठिठोली करती थी। उन तीनों को देखकर कभी लगता ही नहीं था कि वह तीनों ननद भाभी हैं। माँ, मैं निशा दीदी को लेने जा रहा हूँ। अरे बेटा, अचानक निशा को लेने क्यों जा रहा है तू? माँ, निशा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आता हूँ तो उन्हें आराम मिल जाएगा। अरे बेटा, इतनी भी कोई सीरियस नहीं है निशा, वायरल फीवर ही तो हुआ है, 2-3 दिनों में आराम लग जाएगा उसे। नहीं माँ, ससुराल में दीदी को इतना आराम नहीं मिल सकता जितना आराम उन्हें यहाँ मिलेगा, इसलिए मैं उन्हें लेकर ही आ जाता हूँ। हाँ मम्मी जी, ले आने दीजिए दीदी को, कम से कम दीदी यहाँ रहेगी तो हम लोग अच्छे से दीदी की देखभाल कर लेंगे। लेकिन बेटा, उसके बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा भी तो शुरू होने वाली है ना। मम्मी जी, दीदी के बच्चे ज्यादा छोटे नहीं हैं, वह तो 8वीं और 10वीं क्लास में हैं। वह दोनों अपने अच्छे से पढ़ाई खुद ही कर लेंगे और फिर दादा दादी और चाचा चाची भी तो है ना, वह सब संभाल लेंगे। बस दीदी को यहाँ ले आने दीजिए, उनकी अच्छे से देखभाल करनी है हमें। ठीक है, तुम लोग मेरी कहाँ मानोगे, जाओ लेकर आ जाओ उसे। सच में बेटा, मेरी बेटी बहुत ही भाग्य वाली है जो उसे इतने अच्छे भाई और भाभियाँ मिली है। अरे दुनिया में मैंने कभी भी ऐसे भाई भाभियाँ नहीं देखी जो अपनी ननद या अपनी बहन की इतनी परवाह करते हों। सच में मनोरमा बेटा, निशा के पास ना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वह सबसे ज्यादा धनवान है दुनिया में। अच्छा मम्मी जी, और हम क्या खुश नसीब नहीं है या हम धनवान नहीं है? भाई जैसे दीदी खुश नसीब और धनवान हुई वैसे तो हम भी हुए ना, क्योंकि हमारे पास भी तो इतनी प्यारी सी ननद है। बेटा, मैं कभी अपने दिन याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपनी ननद को कितना प्यार देती थी, हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। लेकिन मेरी ननद कभी अपनी भाभी से खुशी नहीं रहती थी, उसे बस हमेशा अपनी भाभी से शिकायत ही रहती थी। अब बुआ जी की बात अलग है ना मम्मी जी, आप कहाँ बुआ जी कहाँ, आपकी सोच और बुआ जी की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अरे दीदी, अब निशा दीदी आने वाली है ही तो चलिए ना मार्केट चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उनकी पसंद का सामान खरीद कर ले आते हैं। अरे बेटा, वो यहाँ आराम करने आ रही है और तुम उसके लिए उपहार खरीदने की बात कर रहे हो। मम्मी जी, चाहे जैसे भी आए लेकिन दीदी आ तो रही है ना, और हर बार हम उनके लिए कितने सारे उपहार लाते हैं मार्केट से, तो फिर इस बार क्यों नहीं, इस बार भी हम लेकर आएंगे। चलिए दीदी, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ चलो मनोरमा। सच में कितनी चिंता करते हैं ये लोग निशा की। भगवान, मेरे बहू बेटे और बेटियों की ऐसी ही जोड़ी सलामत रखना, ये हमेशा एक दूसरे से इसी तरह से प्रेम करें। निर्मला देवी अपने जीवन में बहुत ही संतुष्ट और खुश थी, क्योंकि उनके बहू बेटे और बेटी के बीच में बहुत प्यारा सा रिश्ता था, सब एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। निशा के ससुराल में निशा के सास ससुर और पति इस बात से बहुत ही खुश थे कि निशा के मायके में उसका बहुत आदर भाव होता है, बहुत मान सम्मान होता है। लेकिन वही निशा की देवरानी को निशा से इस बात को लेकर जलन होती थी। निशा की देवरानी बस इसी फिराक में लगी रहती थी कि किसी भी तरह निशा को नीचा दिखाया जाए, क्योंकि मायके में इतना सम्मान और भाई भाभियों से इतना प्रेम मिलने की वजह से ससुराल में भी उसे सब उतना ही प्रेम और आदर सम्मान करते थे। लेकिन यह बात निशा की देवरानी कावेरी को जरा भी पसंद नहीं थी। निशा बेटा, अब ठीक लगा तुम्हें? जी मम्मी जी, पहले से बेहतर लग रहा है अब मुझे।
ठीक है बेटा, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो, तुम्हारे भैया तुम्हें लेने आ रहे हैं। क्या क्या भैया लेने आ रहे हैं? लेकिन मैंने तो उन्हें कहा ही नहीं। अरे क्या बताऊं बेटा, सच में तू बहुत ही नसीब वाली है जो इतना प्यार करने वाला भाई और ऐसी भाभियां मिली हैं तुझे। अरे बेटा, जब से तुम्हारे भाई को पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो वह तो सुबह से 10 बार फोन लगा लिया और बोलने लगा कि वो तुम्हें कुछ दिनों के लिए लेकर ही जाएगा। क्या? लेकिन सिर्फ वायरल फीवर तो है मम्मी जी, वह तो 1-2 दिनों में वैसे ही ठीक हो जाएगा। और वैसे भी फीवर तब खत्म ही हो गया है, बस थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। लेकिन तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभियों को कौन समझाए? मैं अभी भैया को फोन करके मना कर देती हूँ, क्यों वो बेकार में परेशान हो रहे हैं। अरे भाई, साले साहब नहीं मानने वाले हैं, वह तो घर से निकल ही चुके हैं। अब बस तुम अपनी पैकिंग कर लो और बच्चों की परीक्षा की चिंता मत करो। मम्मी और है ना रागनी, वह देख लेंगे। हाँ बेटा, मैंने आज तक दुनिया में ऐसे भाई भाभी नहीं देखे थे जैसे तुम्हारे हैं। सच में तुम सबसे ज्यादा धनवान हो दुनिया में। ये सोचो कि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल हीरा है, तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभियाँ। नहीं तो आज के जमाने में बेटा ऐसे रिश्ते देखने को नहीं मिलते। आज के जमाने में तो भाई भाई के दुश्मन बना बैठा है, बहन बहन से नफरत करती है। लेकिन तुम्हारे भाई भाभियाँ तुम पर जान छिड़कते हैं। हाँ मम्मी जी, वो तो है। सच में मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को। पता है मम्मी जी, जब मैं मायके जाती हूँ ना तो मेरी भाभियाँ मुझे एक दिन का भी यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं करने देती हैं। बच्चों की तरह मेरी सेवा करती है, मेरे आगे पीछे घूमती है, मेरे लिए तरह तरह के उपहार लेकर आती है। हाँ बेटा, इतने सालों में ये सब तो देख लिया मैंने। सास के मुंह से जेठानी और जेठानी के मायके वालों की तारीफ सुन सुनकर रागनी आग बबूला हो रही थी और उसने आखिरकार गुस्से से कह ही दिया, अरे बस कीजिए मम्मी जी, आप तो बस तारीफ पर तारीफ ही करते जा रही हैं। अरे कुछ रिश्ते दिखावे के भी होते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं। कैसी बात कर रही हो छोटी बहू? अरे बड़ी बहू के मायके वालों को इतने सालों से देख रही हूँ मैं। अरे मम्मी जी, वो क्या है ना कि दीदी के मायके वाले सिर्फ दीदी को बेवकूफ बना रहे हैं, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, इसीलिए वह लोग इतनी चिंता दिखा रहे हैं। जिस दिन दीदी अपने हिस्से या बंटवारे की बात कर लेगी ना, उस दिन सारे रिश्ते तितिर बितिर हो जाएंगे। रागनी, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे मेरे भाई भाभी के प्यार को तुम रुपए पैसे हिस्से बंटवारे से तोल रही हो। मेरे भाई भाभी मुझ पर जान छिड़कते हैं। अरे मैं जो मांग लूं वो दे दे मुझे, और तुम बस दौलत के हिस्से बंटवारे की बात कर रही हो। अरे दीदी, ये सब कहने की बात है, एक बार मांग कर तो देखिए, आपको सबकी असलियत और सबकी औकात पता चल जाएगी। ये सिर्फ दिखावे के होते हैं रिश्ते, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जो लड़की अपने मायके में हिस्से बंटवारे की बात नहीं करती ना, उसके साथ उसके भाई भाभी और परिवार वाले मायके वाले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। दीदी सच तो ये है कि ये प्यार और दिखावे का नाटक करके ना आपको लॉलीपॉप खिलाया जा रहा है। यकीन ना हो तो एक बार अपने भाई भाभी या अपनी माँ से जाकर कहिए कि आपको भी आपके मायके में हिस्सा चाहिए, आपको सबकी असलियत समझ में आ जाएगी। रागनी, कैसी बात कर रही हो तुम? मम्मी जी, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। और यकीन ना हो तो आप कहिए ना दीदी से कि वो अपने मायके में अपने हिस्से की बात कर ले और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि असली रिश्ता और दिखावे के रिश्ते में क्या अंतर होता है। आपको मालूम है मैं अपने मायके वालों से और भाई भाभीयों से बुरी क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अपने हिस्से की बात की थी, अपने हक की बात की थी। बस इसी बात को लेकर मेरे भाई भाभी को मिर्ची लग गई और उन्होंने मेरे साथ अपने रिश्ते समझ लो खत्म ही कर दिए हैं। इसलिए तो वह लोग मुझसे पूछते नहीं, किसी बात के लिए कभी तीज त्योहार में मुझे फोन तक नहीं लगाते। लेकिन जब तक मैंने हिस्से की बात नहीं की थी तो सब लोग ऐसे मुझे हथेली में रखते थे, पलकों में बिठा कर रखते थे। इसलिए मैं सब जानती हूँ कि दिखावा क्या है और असली प्यार क्या है। असली प्यार देखना है तो जाओ दीदी, जाकर अपने हिस्से की बात कर लो। खबरदार खबरदार रागनी, जो तुमने ऐसी उल्टी सीधी बात की तो। मम्मी जी रहने दीजिए, आप रागनी को इस तरह से मत चिल्लाइए। रागनी तो बेचारी अपनी आप बीती बता रही है, क्योंकि उसके मायके में उसके साथ ऐसा हुआ है। और रागनी अगर ऐसा चाहती है कि मैं अपने भाई भाभी को अपनी माँ को परखूं तो ठीक है ना मम्मी जी, मैं अब मायके जाऊंगी ना तो अपने हिस्से बंटवारे की बात कर लूंगी। फिर मैं भी देख लूंगी कि सच में मेरे भाई भाभी और माँ मुझसे इतना प्यार करते हैं या सिर्फ ये दिखावा है। अरे बेटा, तू इस बड़बोली रागनी की बात में क्यों आ रही है? इसकी तो आदत ही है, ये हमेशा नमक मिर्ची जली कटी सी बातें करती है। नहीं मम्मी जी, रागनी सच कह रही है। मुझे रागनी की बातों में कोई जली कटी बातें समझ में नहीं आ रही है और ना ही रागनी किसी बात पर नमक छिड़क रही है। यह तो सिर्फ मुझे सच्चाई का आईना दिखाने की बात कर रही है। अब तो बात मेरे स्वाभिमान की हो गई है मम्मी जी, अब मैं खुद भी सच का आईना देखना चाहती हूँ। इसलिए आप प्लीज रागनी से कुछ मत कहिए। अब तो मैं जल्दी से मायके जाना चाहती हूँ और सबकी हकीकत जानना चाहती हूँ। अरे बेटा, तुम मत आ इस रागनी की बात में। नहीं मम्मी जी, अब तो ये मेरी जिद बन गई है। अब तो मैं ऐसा ही करूंगी जैसे रागनी ने मुझे करने को कहा है। हाँ हाँ दीदी, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आपकी तारीफ होती है तो मुझे जलन होती है। असल में मेरे साथ जो हुआ है मैं वही सब सोच करके आपको बोल रही हूँ। नहीं बेटा नहीं, मत परख तू अपने भाई भाभी को। भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो इतने प्यारे रिश्ते हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएंगे। नहीं मम्मी जी, रिश्ते की हकीकत को तो अब मुझे समझना ही होगा। इस तरह
निशा की सास निशा को बहुत समझाती है कि वो अपने भाई भाभी को ना परखे, अपने हिस्से की बात ना करे अपने मायके में। लेकिन अब निशा भी जिद पर अड़ गई थी। उसने ठान ही लिया था कि वो मायके जाकर अपने हिस्से बंटवारे की बात करेगी। लेकिन निशा को रागनी की बातें जरा भी बुरी नहीं लगती और वह रागनी की बातों को हकीकत मान लेती है। अब निशा भी चाहती थी कि वो अपने भाई भाभी को परखे। शाम होते होते निशा का भाई निशा के ससुराल आ जाता है और निशा को ससम्मान अपने घर लेकर जाता है। उधर निशा जैसे ही अपने मायके में पैर रखती है तो भाभियां बड़े ही प्यार से निशा का स्वागत करती हैं। दीदी, हम तो आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पाई है दीदी, पूरे 1 साल हो चुके हैं। हाँ निशा दीदी, सच में। और मिष्टी तो सुबह से इतना उत्साहित थी कि वो बोल रही थी कि स्कूल ही नहीं जाना मुझे, लेकिन बड़े मुश्किल से समझा बुझाकर मैंने उसे स्कूल भेजा है। हाँ बेटा, तेरी भाभियां तो ऐसी बावली हुई जा रही थी कि अब तक निशा दीदी नहीं आई, अब तक नहीं आई, अरे इतने देर में आएगी, इतने देर में आएंगी। बस ये सब सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए थे। दीदी दीदी क्या हुआ? तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है क्या? देखिए ना दीदी कितनी दुबली हो गई है मम्मी जी। हाँ मनोरमा, लेकिन अब चिंता मत करो तुम, हम दीदी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनके खान पान का समय समय पर ध्यान रखेंगे, फिर दीदी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। चलिए दीदी, आपको मैं कमरे तक ले चलती हूँ और सबसे पहले मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मन नहीं हो रहा है, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ मनोरमा, दीदी को थोड़ी तबीयत की वजह से कमजोरी आ गई है ना, इसीलिए वह थोड़ी सुस्त सी लग रही है। तुम दीदी को कमरे में लेकर जाओ, मैं दीदी का सामान लेकर आती हूँ। अरे बहू, शिखर ले आएगा। हाँ भाभी, मैं दीदी का सामान दीदी के कमरे तक छोड़ाऊंगा। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है? इससे पहले तो ये इतनी परेशान कभी नहीं दिखी मुझे। और वायरल फीवर तो अलग बात है, लेकिन ये बात वायरल फीवर की नहीं है, क्योंकि मैंने निशा के चेहरे में एक अजीब सी उदासी देखी है। इससे पहले इतनी उदासी मैंने निशा के चेहरे में कभी नहीं देखी। इससे पहले निशा जब भी मायके आती थी तो अपनी भाभियों से झूम के ऐसे गले लग जाती थी कि 5-10 मिनट तो खड़े खड़े ही बातें करने लगती थी। बड़ी मुश्किल से बैठकर बातें करते थे ये लोग, और मैं चिल्लाया करती थी कि उसे बैठ तो जाने दो, उसके बाद बतियाना सब लोग। लेकिन इस बार बात कुछ और ही है। मैं पता करती हूँ क्या बात है। निशा की उदासी को निर्मला देवी कहीं न कहीं भाप लेती है। निर्मला देवी समझ जाती है कि सिर्फ बात तबीयत की नहीं है, बात कुछ और है जिसे लेकर निशा बहुत परेशान है। निशा के आने पर निशा की भाभियां निशा की खूब आवभगत करती हैं। समय समय पर उसका खाना पीना, उसके हर एक चीज का, यहाँ तक दवाइयाँ भी निशा की भाभियां ही समय समय पर निशा को देती थी। ये सब देखकर उर्मिला जी को अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन वह दूसरी ही तरफ इस बात के लिए भी बहुत परेशान हो रही थी कि निशा का व्यवहार इस तरह से क्यों है अपने भाभियों के लिए। निशा, निशा बेटा, इस तरह अकेले क्यों बैठी हो इतनी रात को? बस यूं ही मम्मी, नींद नहीं आ रही थी। बेटा क्या बात है? क्या किसी बात को लेकर तुम परेशान हो? सच बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बताओ बेटा, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? याद है बेटा, इससे पहले तुम जब भी मायके आती थी तो अपनी दोनों भाभियों के साथ इतना हंसी ठिठोली करती थी कि जोर जोर से तुम तीनों की हंसने की आवाज आती थी। और मैं हमेशा बेटा तुम तीनों को डांटते रहती थी कि तुम तीनों बहुत जोर जोर से हंसते हो। अरे तुम्हारे आने से इस घर में जान आ जाती थी, लेकिन इस बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं अड़ोस पड़ोस वालों को पता चल रहा है कि तुम आई हो। कुछ नहीं मम्मी, बस वो फीवर की वजह से। नहीं बेटा, ये सिर्फ वायरल फीवर का असर नहीं है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। माँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। माँ, आप भाई भाभियों से ज्यादा प्यार करती हैं या मुझसे? ये कैसी बात कर रही हो निशा? अरे दुनिया के कोई भी माँ बाप हो, उनके लिए तो उनके सारे बच्चे एक समान ही होते हैं। नहीं माँ, आप गलत बोल रही हैं। अरे दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी से ज्यादा अपने बेटों को चाहती है और हमेशा बेटों के बारे में ही सोचती है। ये क्या बोल रही है निशा? क्या हो गया है बेटा तुझे? माँ, कभी क्या आपने मेरे बारे में सोचा है? मेरे भविष्य के बारे में सोचा है? आप हमेशा दोनों भाइयों के भविष्य के बारे में सोचते आई हैं शुरू से, लेकिन मैंने कभी भी आपको अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हुए नहीं देखा है। बेटा मैं तेरे फ्यूचर के लिए क्या चिंता करूं? अरे तेरे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तेरे इतने अच्छे भाई भाभी हैं। एक हमारा जमाना था जब भाभी को पता चल जाए कि ननद आई है तो या तो भाभी अपने खुद के मायके भाग जाती थी या खुद किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखती थी। यहाँ तक राधे राधे बोलने के लिए भी कभी सामने नहीं आती थी। लेकिन तेरी भाभियाँ तो तुझ पर जान छिड़कती है बेटा। अरे मुझसे ज्यादा तेरा ध्यान रखती है वो, और तेरे भाई भी कुछ कम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि तू दुनिया की सबसे बड़ी धनवान लड़की है, क्योंकि तेरे पास इतना प्यार करने वाले भाई भाभी हैं। लेकिन माँ तो नहीं है ना? अरे माँ तो हमेशा अपने बेटों के बारे में ही सोचती है, बेटी के बारे में तो कभी नहीं सोचती। क्या कुछ भी बोले जा रही है बेटा? हाँ माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। अगर आपको अपनी बेटी की चिंता होती ना तो घर का एक हिस्सा आप अपनी बेटी के नाम कर देते। निशा ये क्या बोल रही है बेटा? हाँ माँ,
सच कह रही हूँ। एक बात बताइए, क्या पिता की संपत्ति में पुत्री का कोई हिस्सा नहीं होता? क्या सिर्फ पिता की संपत्ति, पिता की दौलत सिर्फ बेटों के लिए होती है? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू कैसी बातें कर रही है? अगर ऐसा नहीं है माँ, तो घर का एक हिस्सा आप मेरे नाम करवा दीजिए। क्या? ये तू क्या बोल रही है बेटा? हाँ माँ, भाई से कहिए कि इस घर का एक हिस्सा मुझे चाहिए। मैं पापा की संपत्ति में अपना हिस्सा लेना चाहती हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना बेटा? माँ, सब कुछ ठीक है, बस आप भाई और भाभीयों से जाकर बताइए कि मैं अपने हिस्से के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे अपने पापा की संपत्ति में आधा हिस्सा चाहिए। बाप रे, ये दीदी को क्या हो गया? दीदी इस मकान में अपना हिस्सा मांग रही है। मैं भी जाकर जेठानी जी को बताती हूँ। तेरे भाई भाभी तुझसे इतना प्यार करते हैं और तुझे धन दौलत की पड़ी है। माँ, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। अरे मेरे भी तो 2 बच्चे हैं ना, और मुझे भी तो उनके फ्यूचर के लिए सब जमा करना है। ससुराल में तो इतनी प्रॉपर्टी है नहीं, और ससुराल में 2 भाई हैं। दोनों भाई के बीच बंटवारा होगा, फिर दोनों के बच्चों के बीच में बंटवारा होगा। अरे मेरे बच्चों को तो थोड़ा बहुत ही मिलेगा। तो इसलिए तुम अपने मायके में कलेश करवाना चाहती हो, अपने मायके में अपना हिस्सा मांगना चाहती हो? अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ हिस्सा मांगोगी। निर्मला जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी आज अपने मायके में अपना हिस्सा मांग रही है। इधर निर्मला जी की दोनों बहू आपस में बैठकर बात करने लगती हैं। दीदी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे रात के 1 बजे मम्मी जी और दीदी बैठकर बाहर बात कर रही थी। दीदी को हिस्सा चाहिए। क्या? ये क्या बोल रही हो मनोरमा तुम? हाँ दीदी, मैंने अपने कानों से सुना। मैं तो रात को ही आपके कमरे में आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी भैया भी है कमरे में और आकर आपसे क्या कहूँ, इसीलिए मैं रात भर सो नहीं पाई और सुबह होते ही आपको बता रही हूँ। मैं देखिए ना दीदी, हम दीदी के ऊपर कितना जान छिड़कते आए हैं, दीदी की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते, और दीदी के दोनों भाई भी दीदी से कितना प्यार करते हैं, और दीदी को अपने भाइयों की जरा भी चिंता नहीं है। अरे इतना बड़ा घर और इतनी कोई जमीन है नहीं जिसका दीदी को हिस्सा चाहिए। अपने भाई भतीजों के बारे में नहीं सोच रही है दीदी कि अगर वो यहाँ का आधा हिस्सा ले लेगी तो 2-2 फैमिली यहाँ कैसे रह पाएगी। अभी तो जैसे तैसे हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। अरे मनोरमा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे भी कानूनी रूप से देखा जाए तो दीदी का हिस्सा है इस घर में, और दीदी अपने हिस्से की बात कर रही है तो कौन सी गलत बात कर रही है? वाह दीदी, आपको यहाँ दीदी की पड़ी है और यहाँ हमारे बच्चों का क्या होगा? नहीं मनोरमा, दीदी अपनी जगह गलत नहीं है। अरे हर बेटी का अधिकार अपने मायके में होता है। वो अलग बात है कि बेटियाँ अपने भाई भाभी के लिए अपना हिस्सा छोड़ देती हैं, लेकिन बेटियाँ चाहें तो अपना हिस्सा ले सकती हैं। हम दीदी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। मैं तो बोलूंगी दीदी, और मैं मम्मी जी की कोई सेवा नहीं करूंगी, उन्हें 1 लोटा पानी तक नहीं दूंगी। अगर दीदी हिस्सा ले रही है तो मम्मी जी की सेवा दीदी को भी करनी होगी। क्या बोल रही हो मनोरमा? ऐसा मत बोलो। दीदी, मैं आपकी इतनी महान नहीं बन सकती। अगर दीदी को यहाँ से हिस्सा दिया जाएगा ना, तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का काम करूंगी और अपने हिस्से की सेवा करूंगी मैं मम्मी जी की। तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी जी से बात करती हूँ, और दीदी को हिस्सा चाहिए तो हमें खुशी खुशी दीदी को हिस्सा दे देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तुमने देवर जी को बताई? हाँ, मैंने इन्हें बताया। इन्होंने भी आपकी तरह जवाब दिया। कहते हैं कि निशा दीदी को हिस्सा चाहिए तो हम खुशी खुशी दे देंगे। अरे मनोरमा, जब उनका भाई उन्हें हिस्सा देने को तैयार है तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? अरे हमारा क्या है यहाँ पर, कोई हम अपने मायके से लेकर तो नहीं आए हैं ना, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? जब उनके भाई और उनकी माँ तैयार हो देने के लिए तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। और रही बात मम्मी जी की सेवा की, तो हम इतने स्वार्थी नहीं है कि सिर्फ हम क्या रुपए पैसे या प्रॉपर्टी के लालच में मम्मी जी की सेवा कर रही थी। अरे वो हमारी सास है, हमारे पतियों की माँ है, तो हमारा फर्ज बनता है ना उनकी सेवा करने। अब चाहे उनके पास दौलत रहे या ना रहे। दीदी, ना जाने आप कौन सी मिट्टी से बनी है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी मम्मी जी के पास जाती हूँ। इस तरह घर की बड़ी बहू घर की छोटी बहू को बहुत अच्छे से समझाती है कि वह लोग खुशी खुशी निशा को उनका हिस्सा दे देंगे। इधर बड़ी बहू अपने सास के कमरे की ओर जाती है तो बड़ी बहू दरवाजे से ही सुनती है कि सास और ननद के बीच में बातें हो रही है। सारी रात तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ निशा। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपने भाई भाभीयों का मुंह पोंछना चाहोगी। अरे अपने भतीजी भतीजियों के बारे में नहीं सोचा तुमने? नहीं माँ, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। मुझे हिस्सा चाहिए मतलब चाहिए। और मैं कहती हूँ कि एक बार आप भाइयों से बात तो कीजिए, भाभीयों से बात कीजिए, भाभी क्या चाहती हैं। अरे निशा दीदी, इसमें चाहना कैसा? इस घर में कानूनी रूप से आपका हिस्सा है। भला हम कौन होती है चाहने ना चाहने वाली? अरे हम यहाँ का सब कुछ अपने मायके से तो लेकर नहीं आए हैं। दीदी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस घर में, जमीन में, इस घर की एक एक चीज में जितना आपके भाइयों का अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। और आपको अपना अधिकार चाहिए, अपना हिस्सा चाहिए, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको आपका पूरा हिस्सा मिल जाएगा। अपनी भाभी की बात सुनकर निशा अवाक सी रह जाती है और उसे मन ही मन में बहुत दुख होता है कि वह किस तरह अपने भाई भाभीयों और माँ को ठेस पहुँचा रही है। लेकिन निशा को अपनी देवरानी की एक एक बात अच्छे से याद थी। वह सिर्फ अपनी देवरानी की कही बातों को लेकर अपने मायके वालों को परखना चाहती थी। आप खुश हो जाइए दीदी, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादा नाराज होंगी, ज्यादा परेशान रहेंगी तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।
ठीक है दीदी, शाम को आपके दोनों भाइयों को आ जाने दीजिए। हम आराम से बैठकर लिखा पढ़ी करवा लेते हैं एक वकील को बुलवाकर, और जितना हिस्सा भाइयों का होगा उतना हिस्सा आपका भी होगा। बस आप निश्चिंत रहिए। अच्छा ये बताइए आप क्या खाएंगी? मैं अभी आपके लिए बनाकर ले आती हूँ। नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है इसकी खातिरदारी करने की। अरे तुम लोग इस पर जान छिड़कते हो, इसे कितना अपना मानते हो, लेकिन इसे हिस्सा चाहिए। ये अपने भाई भाभीियों के बारे में नहीं सोच रही है कि इतना छोटा सा मकान है और इस मकान में दो परिवार तो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इसे इस मकान में तीसरा हिस्सा चाहिए। अरे मम्मी जी, आप बेकार में इतना गुस्सा कर रही हैं। भला दीदी क्या गलत कह रही हैं? दीदी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। क्या पिता की संपत्ति पर बेटी का कोई अधिकार नहीं होता? अरे एक माता पिता के लिए तो चाहे बेटा हो या बेटी दोनों समान होते हैं। फिर माता पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए बेटी अलग कैसे हुई? दीदी को अपना हिस्सा चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि दीदी को खुशी खुशी उनका हिस्सा दे देना चाहिए। हे भगवान, किस मिट्टी से बनी है तेरी भाभियाँ। अरे कुछ तो शर्म कर ले बेटा, तेरी भाभी खुशी खुशी सब कुछ तुझे देने को तैयार है और उसके बाद भी वो तेरी खातिरदारी करने की बात कर रही है, तेरी पसंद नापसंद को पूछ रही है। अरे तेरी भाभी की जगह कोई दूसरी भाभी होती ना तो अभी तुझे सीधे मुंह देखती तक नहीं, खिलाने पिलाने की बात तो दूर और जिंदगी भर के लिए तेरा मायका खत्म कर देती। तेरी भाभियाँ तो इस घर से तुझे हिस्सा देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। और यदि इस घर का 3 हिस्सा होगा तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी 3 हिस्सों में बराबर बटेगी। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप हमारी जिम्मेदारी हैं और आपकी जिम्मेदारियों का कोई हिस्सा नहीं होगा। हाँ, अगर हमारी बड़ी बहन ये चाहती है कि इस घर के 3 हिस्से हो तो हम खुशी खुशी तैयार हैं माँ। अरे आप तो ऑफिस गए हुए थे ना, ऐसे अचानक कैसे आ गए? हमें मनोरमा ने फोन करके बताया कि निशा क्या चाहती है और किस बात के लिए वो नाराज बैठी हुई है। बस इसी बात का हल निकालने के लिए हम लोग ऑफिस से आ गए। हाँ भाई, मुझे हिस्सा चाहिए। बताइए क्या आप लोग मुझे हिस्सा देने को तैयार हैं? हाँ बहन, इस घर में हमारा जितना अधिकार है उतना ही अधिकार तुम्हारा भी है। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो कोई बात नहीं, और ना ही कोई कोर्ट कचहरी करने की जरूरत है। तुम्हें ही इस घर का कौन सा हिस्सा चाहिए और क्या क्या चाहिए बता दो, बिना कोर्ट कचहरी के हम खुशी खुशी तुम्हें वो सब दे देंगे जो तुम इस घर से चाहती हो। नहीं बेटा नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारी बहन तुम्हारे बाल बच्चों का भविष्य छीन रही है, तुमसे तुम्हारे घर का छत छीन रही है, तुम्हारे छत को तितर बितर करने को आई है, और फिर भी तुम प्यार से मुस्कुराते हुए इसे हिस्सा देने की बात कर रहे हो। अगर इसे हिस्सा दिया तुमने तो मेरी जिम्मेदारी भी इसके हिस्से आएगी। जितना तुम लोग मेरा ख्याल रखते हो उतना ये भी मेरा ख्याल रखेगी। मम्मी जी, हमने कहा ना कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी दीदी किसी बात को लेकर नाराज ना हो और किसी बात से उनका मन ना दुखे। हाँ माँ, दीदी को जो भी चाहिए हम खुशी खुशी दीदी को दे देंगे, लेकिन बस हर हाल में हमारी दीदी खुश रहना चाहिए। और रही बात इस घर की मम्मी, तो घर की क्या है, हम दोनों भाई इतने सक्षम हैं, इतने रुपए कमा रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही इतना बड़ा घर फिर से खड़ा कर लेंगे। हाँ दीदी, आपको हिस्सा चाहिए तो आप खुशी खुशी ले लीजिए, हमारे बारे में मत सोचिए। अगर पूरा घर भी चाहिए तो आप पूरा घर भी ले लीजिए, हम किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। अरे मनोरमा, ये रोना धोना क्यों कर रही हो तुम? अरे दीदी को खुशी से उनका हिस्सा देना है हमें, रोते हुए नहीं। एक ही तो लौती ननद है हमारी। अपने भाई भाभीियों की बात सुनकर निशा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उसे इस तरह से रोता देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे दीदी, आप रो क्यों रहे हो? आपको मालूम है ना कि आपके दोनों भाई आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना, आपको क्या क्या चाहिए? हम तो बस आपकी खुशी के लिए आपको सब कुछ देने को तैयार हैं। अब बोल ना, अब रो क्यों रही है? सब कुछ तो देने को तैयार है तेरे भाई तेरी भाभियाँ। नहीं माँ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो खुद इतनी धनवान हो, जिसके पास रिश्तों का इतना अनमोल खजाना हो, उसे भला ये कागज के टुकड़े और ईंट पत्थर क्यों चाहिए माँ? क्यों, क्या हुआ दीदी? कल तक तो आपको आपका हिस्सा चाहिए था, लेकिन अचानक आप बदल कैसी गई? मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाइयों, और माँ आप मुझे माफ कर दीजिए। शायद आपको नहीं मालूम, मैंने ये सब जानबूझकर किया है, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। क्या मतलब ये सब तुमने जानबूझकर किया है? मैं बताती हूँ समधन जी, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह से बिना बताए आप लोगों के घर आ गई। अरे समधन जी आप? हाँ समधन जी, माफ कीजिएगा, मुझे इस तरह से आना ही पड़ा। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मैं सोच कर बहुत दुखी हो रही थी कि आपका इतना प्यारा सा घर सिर्फ रुपए पैसे और हिस्से बंटवारे की बात को लेकर तितिर बितिर हो जाएगा। इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या ये बात आपको भी मालूम थी समधन जी? हाँ समधन जी, असल में निशा को कोई भी रुपए पैसे या हिस्से बंटवारे का लालच नहीं है। वह तो मेरी छोटी बहू है रागनी, वह हमेशा मेरी बड़ी बहू निशा से जलती थी, क्योंकि मेरी छोटी बहू के मायके में बस रुपए पैसे और हिस्से बंटवारे को लेकर भाई भाई को मारने काटने को दौड़ रहा है। तो मेरी छोटी बहू को लग रहा था कि जैसे उसके मायके वाले हैं वैसे ही उसके जेठानी के भी मायके वाले हों। इसीलिए उसने जानबूझकर निशा से कहा था कि वह अपने मायके में हिस्से बंटवारे की बात करेगी तो उसके भाई भाभी उससे जरा भी प्यार नहीं करेंगे।
और ये मायके का मान सम्मान उसका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस इसी बात की तह तक जाने के लिए निशा ने जानबूझकर यह सब किया। निशा को तो रुपए पैसों का कभी लालच ही नहीं था समधन जी। और मुझे तो लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कम से कम आज सबको ये बात पता चल जाएगी कि जरूरी नहीं कि बेटियों को मायके में सिर्फ इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बेटियां अपना हिस्सा बंटवारा नहीं लेती, बल्कि दुनिया में ऐसे भी अनमोल रिश्ते आज भी हैं जो रुपए पैसों से कहीं परे हैं और सच्चे दिल से रिश्ते निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इन सब में सबसे ज्यादा धनी मेरी बहू है, क्योंकि मैंने अपनी बहू जैसा धनी दुनिया में आज तक किसी को नहीं देखा। हाँ भैया, हाँ भाभी, मुझे माफ कर देना। मैं आप लोगों को इस तरह से दुखी नहीं करना चाहती थी। नहीं दीदी, अभी अभी मम्मी जी ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम आपको भी तो पता चल गया ना कि आपके भाई भाभियां सिर्फ इसलिए आपसे प्यार नहीं करते कि आपने अपना हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि सच में सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं और जिंदगी भर करते रहेंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।